हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हरियाणा HCS 2022 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म फिलिंग भी शुरू हो चुकी है। तो अगर आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम ये पता हो कि पिछले सालों में इन्हीं टाइप्स के पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल HCS 2019 में हुआ था, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2021 वाला जो कैंसिल हो गया था, बट जो लेवल है वो तो हमें देखना ही है। अगेन 2022 में जब दोबारा हुआ ये, तो लेवल उसका कैसा रहा। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा सीखें, और यही बताने के लिए बेसिकली आज की वीडियो भी है कि अगर आप तैयारी करेंगे तो किस लेवल पर जाकर आपने तैयारी करनी है। क्या क्वेश्चंस फैक्चुअल आते हैं, क्या क्वेश्चंस कंसेप्चुअल आते हैं। तो इसका आंसर जो है आपको मिलेगा यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। होगा क्या कि इतने सारे क्वेश्चंस को करने के बाद जो एक एवोल्यूशन ऑफ पैटर्न है वो हम देख पाएंगे कि आगे आने वाले इस साल में जो क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम्स में वो किस तर्ज पर हो सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल 2019 के हम करेंगे सबसे पहले ज्योग्राफी की रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे सारे कि एनवायरनमेंट या ज्योग्राफी उसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं। अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट इज, आंसर इज डी एटाकामा। तो आप जब तैयारी करेंगे अपनी ज्योग्राफी में, आपने कम से कम डेजर्ट्स पढ़ने हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सा डेजर्ट है और वो क्यों फेमस है, क्या वो लार्जेस्ट है, क्या वो स्मॉलेस्ट डेजर्ट है। तो वो क्लासिफिकेशंस जो है वो आपने साथ साथ पढ़ते रहनी है। सेकंड, व्हाट डज द अर्थ डू ऑन इट्स एक्सिस, रोटेट्स, रिवॉल्व्स, स्पिन्स या सर्कमनेविगेट्स। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, तो आंसर इज ए। 2019 की हम बात कर रहे हैं ना, तो लेवल हल्का सा उसमें लो था। 21 में इंक्रीज हुआ है, 22 में और इंक्रीज हुआ है, 23 में चांसेस ज्यादा हैं कि लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो जो ऐसे क्वेश्चंस हैं ये कम एक्सपेक्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिलीज एंड टर्मरिक। जब आप एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया करेंगे ज्योग्राफी के लेक्चर्स में, तब हम बताएंगे कि क्या सबसे मैक्सिमम चिलीज किस स्टेट में है। जवार, बाजरा, रागी, बॉक्साइट, आयरन, कोल मैक्सिमम किस स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है, ये पूरा टॉपिक है। इसका आंसर इज बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, द माता टीला हाइडल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। ये उस टाइम पे न्यूज में भी रहा था, और जो बेसिकली डैम्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं खास करके, वो कौन सी रिवर के ऊपर हैं और उन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आंसर इज बेतवा इन उत्तर प्रदेश। केन बेतवा वैसे ही बहुत न्यूज में रहता है ये वाला टॉपिक, क्योंकि इंटरलिंकिंग वाला टॉपिक है, तो क्वेश्चंस थोड़े से एक्सपेक्टेड हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, इंडियाज कोस्टलाइन मेजर्स कितनी है, इट इज 7516.6। अब आप देख सकते हैं इस ऑप्शन में ना बहुत 7416.6, 7515.6 बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं। तो आपने जो भी फैक्ट याद करना है उसमें पॉइंट फॉर्म में भी जो फिगर लिखा हुआ है वो आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हरियाणा में क्वेश्चन इस तर्ज पर आते हैं कि पॉइंट के बाद का भी जो नंबर है वो चेंज कर सकते हैं। तो NCERT में लिखा हुआ है उसको ही आपने फोकस करना है। नेक्स्ट है, ब्लैक कॉटन सॉइल और ऑल्सो नोन एज, आंसर इज ए, रेगूर सॉइल। तो सॉइल का चैप्टर है पूरा जिसमें हम ब्लैक सॉइल पढ़ेंगे, हम अलूवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, द 3 मेजर खरीफ क्रॉप्स ग्रोन इन हरियाणा आर, कि कौन सी क्रॉप खरीफ है, कौन सी क्रॉप रबी है, कौन सी क्रॉप जायद है। एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में ये आएगा। तो इसका आंसर है आपका पैडी, शुगर केन और कॉटन, ये तीनों ही खरीफ की क्रॉप्स है। वीट रबी की क्रॉप है इसलिए ये ऑप्शन नहीं है, वीट रबी की क्रॉप है इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। अगेन मस्टर्ड इज द क्रॉप ऑफ रबी। नेक्स्ट, युकाटन स्ट्रेट जॉइंस विच 2 कंट्रीज। युकाटन चैनल हम लोग पढ़ेंगे जब हम मैप करेंगे ज्योग्राफी में, तो आपको पता हो कि वो मेक्सिको और क्यूबा के बीच में है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, फॉलोइंग्स को हमें मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टेट को हम बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं कि किसके लिए फेमस है। फॉर एग्जाम्पल द फैल्कन कैपिटल इट इज नागालैंड, द ऑर्किड स्टेट अरुणाचल प्रदेश, द गेटवे टू द ईस्ट मणिपुर, द लैंड्स ऑफ हिल पीपल मिजोरम। तो इसका आंसर रहेगा आपका 1B, 2D, 3A और 4C। तो आंसर ए। तो बेसिकली जो स्टेट है जिसके लिए फेमस है उनको भी हम पढ़ेंगे कि क्या इनमें जानने लायक वाली बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा की भी हम पढ़ेंगे कि हरियाणा में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि किसी लेक के लिए फेमस है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए फेमस है, एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है, द ओशियनिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय द रेगुलरली पीरियोडिक वेरिएशन इन विंड्स एंड सी सरफेस टेम्परेचर्स ओवर द ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन इज नोन एज, कि ऐसा कौन सा करंट है जो कि बहुत ही पीरियोडिकली आता है, हमेशा नहीं होता है,
कभी टेम्परेचर जो है पैसिफिक ओशन का वो वार्म ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं द करंट एल नीनो। हम्बोल्ट करंट जो है ना वो हमेशा से प्रेजेंट होता है, वो मे बी इट इज़ लेस कोल्ड और मोर कोल्ड, बट ये प्रेजेंट हमेशा वही होगा। लेकिन जो एल नीनो है वो बेसिकली हर 3 से 4 साल के बाद आपको दिख जाएगा ऑन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर्स ऑफ पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट, हाउ मेनी मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स इज द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ? तो इसका आंसर है आपका 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर आपको सिर्फ अर्थ की रेडियस भी पता थी उस टाइम पर, तो भी आप आराम से सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाकर आराम से इसको निकाल सकते थे। बट उसमें टाइम हल्का सा कम होता है, तो आप ऐसे जो फैक्ट्स हैं कि इंडिया का एरिया कितना है, वर्ल्ड का एरिया कितना है, कितना एरिया जो है पूरे वर्ल्ड में से इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है, पॉपुलेशन वाइज भी आप याद कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम देखते रहेंगे साथ साथ। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप, देखो मस्टर्ड हमने अभी देखा था कि रबी की क्रॉप है, तो आंसर ए। और क्रॉप पर हमेशा क्वेश्चन आया ही हुआ है, खरीफ, रबी, जायद, ये हम पढ़ते रहेंगे साथ साथ। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज हैज द मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड ओनली वंस इन अ ईयर? जो भी सिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होती है, वो सिर्फ एक ही बार पूरे साल में वर्टिकली ओवरहेड रेज ऑफ सन को रिसीव करती है। ये जो सारे सिटीज हैं, दिल्ली, चेन्नई, या तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे हैं। तो इसीलिए इनमें से कोई भी जो आंसर है वो नहीं है। तो आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 2021 के क्वेश्चंस की, जो एग्जाम कैंसिल हुआ था ना, उसके क्वेश्चंस हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जस्टिस मदान बी लोकुर कमेटी वाज सेट अप टू टेक स्टेप्स। ये बहुत न्यूज में थी उस टाइम पर, स्टबल बर्निंग का इशू बहुत चल रहा था, जिसको ठीक करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी। तो आंसर इज टू प्रिवेंट स्टबल बर्निंग, ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, द खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया। देखो पहले भी खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स के 2 क्वेश्चन आए 2019 में, इसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो अगर हम वीट की बात करें, रबी की क्रॉप है, पैडी इज खरीफ की क्रॉप, मस्टर्ड इज रबी की क्रॉप। तो जिसमें वीट है, अगर हम 1 ऑप्शन निकाल दें तो ये आपके 2 ऑप्शन चले गए, और मस्टर्ड भी रबी है तो 3 ऑप्शन निकल गया आपका ये। तो आंसर रहेगा आपका 2, 4 एंड 6, 2, 5 एंड 6। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के साथ। तो जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं वो बस आपने याद करनी है, बाकी ऑप्शंस में आप एलिमिनेट कर पाओगे। नेक्स्ट, हमें मैच करना है बेल्ट ऑफ काम, डिफ्लेक्शन फोर्स, रोरिंग फोर्टीज, हर्मैटन। ये डिफरेंट लोकल विंड्स हैं, प्लेनेटरी विंड्स हैं। तो अगर हम देखें, बेल्ट ऑफ काम है आपका डोल्ड्रम्स, ये इक्वेटर के पास वाला एरिया है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स है आपकी कोरियोलिस, रोरिंग फोर्टीज है आपकी वेस्टर्लीज, हर्मैटन है आपकी डॉक्टर विंड जो अफ्रीका में चलती है। तो ये आपने इस तरीके से मार्क करते रहना है और इसका आंसर आपने यहाँ से निकाल लेना है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें मैच करना है हमें कि हाईएस्ट पीक कौन कौन सी है डिफरेंट माउंटेन रेंजेस में। अगर हम बात करें नीलगिरी की, तो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, सतपुरा की है धूपगढ़, अरावली की है माउंट आबू, और हिमालयाज की है सागरमथा, जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। सागरमथा जो है वो आपका नेपाल में कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट इज इन इंग्लिश लैंग्वेज और इंडिया। चलिए तो इसके हिसाब से ये वाला आंसर निकल जाएगा आपका। तो ऐसे मैच द फॉलोइंग काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो अगर आपको एक भी पता है ना तो इसमें आराम से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता था कि हिमालयाज की सबसे लार्जेस्ट हाईएस्ट पीक है सागरमथा, तो 4 का 1 है, और 4 का 1 2 ऑप्शंस में नहीं है, तो एक कैंसिल हो गए आपकी। अरावलीज की माउंट आबू है, तो 3 का जो है 2 है आंसर, तो इसको भी हम मतलब मार्क करेंगे। अगर हम नीलगिरी की बात करें तो इसका आंसर है 4, तो ये आंसर आ जाएगा आपका सी। तो अगर 2 या 3 भी पता है तो भी पूरे चारों के 4 ऑप्शंस आप इजीली मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा where सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू विच लेक? पुलिकट लेक फेमस ही बहुत ज्यादा है क्योंकि इसके यहाँ पर श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर है जहां से सभी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। तो पुलिकट लेक, चिलिका लेक, कोलार लेक, वेम्बानंद लेक, वूलर लेक, आपकी लोकतक लेक। तो जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो कौन से स्टेट्स में है और वो किसके लिए फेमस है, ये भी हम मैप्स में करेंगे। नेक्स्ट, द फेमस नुब्रा वैली known for its orchids, vitas, Bactrian camels and monasteries lies between the 2 mountain ranges of हिमालयज हम करेंगे, उसमें ट्रांस हिमालयज, कराकोरम, जास्कर, लद्दाख, कैलाश रेंज और ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, लेसर हिमालय, इन सबको हम डिटेल में करेंगे। तो इसका जो आंसर है दैट इज कराकोरम एंड जास्कर। नेक्स्ट,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग देपसांग प्लेन्स। देपसांग प्लेन्स काफी न्यूज में रहते हैं क्योंकि लद्दाख वाले एरिया में ही पड़ते हैं और हमेशा बॉर्डर डिस्प्यूट इन एरियाज में रहता ही है। तो इसीलिए जो बॉर्डर एरियाज हैं, चाहे वो सरक्रीक गुजरात वाला एरिया हो, चाहे बांग्लादेश वाला एरिया हो पोरस बॉर्डर्स की वजह से, तो ये सब जो एरियाज हैं यहाँ पर कोई प्लेन, माउंटेन या प्लेट्यूज अगर मिलते हैं तो वो किसके लिए फेमस है वो हम करते रहेंगे साथ साथ। इट इज फॉर्म्ड बाय फर्टाइल अलूवियम सॉइल। अलूवियम सॉइल नहीं है, फर्टाइल भी नहीं है, जो है डेजर्ट वाला एरिया है। द प्लेन इज फाउंड एट द हायर ऑल्टीट्यूड्स, ये बात सही है। इट इज कवर्ड विद डेंस कॉनिफरस फॉरेस्ट। जब सॉइल ही हमारी फर्टाइल नहीं है तो कॉनिफरस फॉरेस्ट नहीं है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी इज द आंसर 2 ओनली। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस की देपसांग प्लेन्स और लद्दाख वाले एरिया में है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस आपके पास रोहिलखंड प्लेन्स पर आ जाता, आपके मगध प्लेन्स पर आ जाता। तो ये जो टॉपिक है पूरा प्लेन्स वाला, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशंस के नाम बताने हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशंस के नाम स्टेट्स में डिफरेंट है, कंट्री वाइज डिफरेंट है, दोनों आपने याद रखने हैं क्योंकि कंट्री वाइज पर आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं क्योंकि स्टेट वाला पहले ही पूछा जा चुका है। अगर आपको एक भी पता है इसमें कि जो झूमिंग है वो है आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में, झूमिंग कह लो, झुम्पिंग कह लो, एक ही बात है। तो झूमिंग इज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। 1 का आंसर इज 3, जिससे कि आपकी तीनों ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। और अगर आपको तीनों भी नहीं पता थे, आपको एक ही पता था जो कि फेमस भी है काफी, उससे भी आपका क्वेश्चन इजीली हो जाता। नेक्स्ट, which are the northernmost, southernmost, easternmost and westernmost landlocked states in India in this order with no international borders। आपको बस वो स्टेट्स देखने हैं जिनके साथ कोई भी इंटरनेशनल कंट्री टच नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश से अगर आप देखो चाइना टच होता है तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नेग्लेक्ट हो गया। हरियाणा से टच नहीं होता कोई बॉर्डर, ये सही है। आंध्र प्रदेश से नहीं टच होता, आसाम से बांग्लादेश टच होता है तो ये निकल गया ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश से टच होता है, ये ऑप्शन निकल गया। तो हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश, ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें हरियाणा बीइंग द नॉर्दर्न मोस्ट, तेलंगाना बीइंग द सदर्न मोस्ट, झारखंड बीइंग द ईस्टर्न मोस्ट और मध्य प्रदेश बीइंग द वेस्टर्न मोस्ट, जहां पर कोई भी बॉर्डर टच नहीं होता। तो बहुत ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन था ये। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था क्योंकि इन्होंने ये नहीं देखा था कि नो इंटरनेशनल बाउंड्री, सिंपल ये देखा कि हरियाणा सबसे इस साइड है तो उसको मार्क कर दिया। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। ध्यान से मार्क करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, which of the following statements are correct about झेलम रिवर एंड फ्लूवियल लैंडफॉर्म। रिवर ड्रेनेज बेसिन वाला जो पूरा टॉपिक है उसको डिटेल में हम करेंगे, जिसमें झेलम, इंडस, रावी, ब्यास, चेनाब, आपकी गोदावरी, कृष्णा, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सब कहाँ से रिवर्स निकल रही हैं, कहाँ इनका डेस्टिनेशन एरिया है और कौन कौन सी इनकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक कौन सी है, राइट बैंक कौन सी है, ये सब जो टॉपिक है ये आपने कवर करके जाना है। अगर हम इसमें देखें तो झेलम फ्लोज इन दी वैली ऑफ कश्मीर इन इट्स यूथ स्टेज, सही बात है, बहुत ही ज्यादा गति है इस रिवर में, इस जगह पर। इट फॉर्म्स मियांडर इन दी वैली ऑफ कश्मीर, ये बात भी सही है। नॉर्मली जो भी रिवर है वो मियांडरिंग अपने मेच्योर स्टेज में करती है, बट झेलम इकलौती ऐसी रिवर है इंडिया में जो कि यूथ स्टेज में ही मियांडरिंग करती हुई निकलती है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। मियांडर इज अ टिपिकल फीचर एसोसिएटेड विद द यूथ स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ फ्लूवियल लैंडफॉर्म। नहीं, इसका आंसर यूथ स्टेज नहीं है, इसका आंसर है आपका मेच्योर स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ फ्लूवियल लैंडफॉर्म। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 इज द आंसर। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस इजीली पूछे जाते हैं, पूरे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। एनसीईआरटी ही हम डिटेल में करेंगे, वहीं से ही डिफरेंट फैक्ट्स निकलेंगे, वहीं से डिफरेंट कंसेप्ट्स भी निकलेंगे आपके। नेक्स्ट है आपको एम्ब्रॉयडरी और स्टेट को मैच करना है। अगर आपको ये भी पता है कि जो कलमकारी है काफी फेमस है ऑफ आंध्र प्रदेश, इससे भी आपका क्वेश्चन हो जाता है। बी का आंसर 4 है तो तीनों ऑप्शंस निकल गए। या आपको सिर्फ चिकनकारी पता है, चिकनकारी तो वैसे ही बहुत सारे वैरायटीज में, फैशन स्टाइल्स में फेमस रहता ही है। चिकनकारी इज इन लखनऊ। ए का अगर 2 है उससे 2 ऑप्शंस आपके खत्म हो जाते, इनमें से फिर भी आपको चूज करना पड़ता। तो 4 में से अगर 2 भी पता है आपको तो भी आपका आंसर इजीली आ रहा है। तो आपने जो भी पढ़ना है उसको ध्यान से पढ़ना है। ये ना हो कि आप पढ़ बहुत रहे हैं और रिवाइज कम कर रहे हैं। पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, लेकिन उल्टा नहीं चलना है कि रिवाइज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं। पेपर में कभी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होते, फिर रिग्रेट होता है वो अलग कि काश उसको ढंग से पढ़ लेते, ये क्वेश्चन तो हमारा सही हो जाता, 0.5 नंबर से प्रॉब्लम्स हमारा नहीं रहता। तो ये सारे जो रिग्रेट्स हैं ये हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने जो भी पढ़ना है वो आराम से हम डिटेल में पढ़ेंगे और आराम से अच्छे से उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट,
अटल टनल नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी बिटवीन मना ले इज बिल्ट, मनाली एंड ले इज बिल्ट ऑन विच रेंज ऑफ हिमालयस। ये सबको पता थी कि ये पीर पंजाल रेंज में है, बट ये बहुत कम लोगों को पता था कि ये सदर्न में, नदर्न में, ईस्टर्न या वेस्टर्न कौन सी पीर पंजाल रेंज में है। तो आंसर इज बी, ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज। तो अगर आपको ये पता होगा कि पीर पंजाल रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तब इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर पाते हैं। तो हम पीर पंजाल रेंज हो गया, फिर आपकी ये कांगड़ा रेंज हो गया, ये मिडल हिमालयस की डिफरेंट रेंजेस हैं जो कि ऐसे बाइफरकेटेड हैं, उनको भी हम डिटेल में करते हैं कि पीर पंजाल रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करती है, चंबा वैली से लेकर कहाँ तक वो आती है। तो वो सारी जो चीजें हैं वो हम करेंगे हिमालयस में, बट इसका आंसर है आपका बी। नेक्स्ट, 1.9 किलोमीटर लॉन्ग मैत्री सेतु कनेक्टिंग त्रिपुरा बांग्लादेश ओवर रिवर फेनी, ये बहुत न्यूज में था उस टाइम पे, क्योंकि रिसेंटली ही जो मैत्री सेतु ब्रिज है ये इनॉग्रेट किया गया था। तो ये कनेक्ट करता था साबरूम इन त्रिपुरा एंड रामगढ़ इन बांग्लादेश। तो ये ज्योग्राफी का मैप का क्वेश्चन भी है और करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। तो कोई भी ब्रिज बने, किसी भी रिवर के ऊपर बने, उसकी लेंथ क्या है, कौन से दो शहरों को वो जोड़ रहा है, ये सब हम डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हमें पता है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट है लोकतक लेक, और लोकतक लेक है आपका मणिपुर में। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। तो क्वेश्चन सीधा ना आकर आपसे पूछ लिया है कि बताइए कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नॉर्थ ईस्ट की कौन से स्टेट में है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट, तो ये तो है 2021 वाले क्वेश्चंस। आपने 19 से 21 में एवोल्यूशन देखा होगा कि पहले कैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, फिर हल्के से कंसेप्चुअल आए। अब 2022 में जो पेपर हुआ है उसमें थोड़ा सा जो लेवल है कंसेप्चुअलिटी का थोड़ा सा बढ़ गया है। तो आपने जो तैयारी करनी है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की, उसमें आपने ध्यान रखना है कि कोई भी कंसेप्ट आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसको डिटेल में पढ़ें और बहुत ऊपर ऊपर से जो टॉपिक है उसको कवर ना करें, क्योंकि क्वेश्चंस डीप में आ रहे हैं। तो अगर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पहले 4 स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं था, मैक्सिमम आपके 2 स्टेटमेंट सिंपल फैक्चुअल ABCD पूछा हुआ था, बट अब देखो 4 स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या है, Which of the following statements are correct about eastern and western Ghats? First, Anaimudi is the highest peak in the eastern Ghats. Anaimudi तो है ही आपका वेस्टर्न घाट वाले एरिया में, तो ये तो है ही नहीं, तो ऑप्शन गलत है। सेकेंड, वेस्टर्न घाट्स आर कंपेरेटिवली लोअर इन एलिवेशन एंड लेस कंटिन्यूअस देन ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स एलिवेशन में भी हायर हैं और आपके जो डिसकंटिन्यूअस भी नहीं है, ये कंटिन्यूअस चेन है। ईस्टर्न घाट्स आपकी डिसकंटिन्यूअस चेन है, तो ये भी गलत है स्टेटमेंट। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट्स, ये बात सही है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार, ये सब रिवर्स निकलती हैं वेस्टर्न घाट से, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर एट नीलगिरी हिल्स, ये बात सही है। नीलगिरी में आकर वेस्टर्न प्लस ईस्टर्न घाट्स आपस में मीट कर जाते हैं। तो ऑप्शन 3 and 4 आर द करेक्ट ऑप्शंस। पूछा भी क्या आपसे करेक्ट आंसर्स, तो ऑप्शन 3 and 4 ऑप्शन बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इंडियन फिजियोग्राफी से क्वेश्चन है ये। तो इंडियन फिजियोग्राफी तो हम वैसे ही बहुत डिटेल में करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस मैप वाले काफी इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, हमें स्टेटमेंट 1 पढ़नी है, स्टेटमेंट 2 पढ़नी है, बताना है कि दोनों सही है गलत है, या फिर जो सेकंड है वो पहले वाले की से एक्सप्लेनेशन है भी या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1, मैंगनीज इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरो अलॉयज। ठीक बात है, सही बात है कि इंडिया में मैंगनीज मिलता भी इंपॉर्टेंटली है और आयरन ओर को स्मेल्ट करने के लिए मैंगनीज की जरूरत पड़ती है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Manganese deposits are found in almost all geological formations, mainly associated with धारवाड़ system, कडप्पा रॉक सिस्टम, धारवाड़ सिस्टम, विंध्यान रॉक सिस्टम, इन सबको भी हम करेंगे जो कि इंडिया का रॉक एक पैटर्न है। तो ये ऑप्शन सही है आपका, बस ये इसकी सही स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि क्योंकि धारवाड़ सिस्टम में मिलता है तो इसलिए क्या स्मेल्टिंग ऑफ आयरन के लिए यूज होता है, नहीं, इसकी स्टेटमेंट की जस्टिफिकेशन सही नहीं है। ये दोनों सही है बट जस्टिफिकेशन सही नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, both statements are true and statement 2 does not provide explanation to statement 1, तो ऑप्शन डी। तो आप लेवल देख लीजिए क्वेश्चंस का थोड़ा सा बढ़ रहा है। नेक्स्ट, रीड द गिवन स्टेटमेंट। अगेन स्टेटमेंट 1 पूछी है, स्टेटमेंट 2 पूछी है। सिक्किम हिमालयस आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन विच आर यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जैफरन या सैफरन या केसर। नहीं, कश्मीर हिमालयस जो है दे आर फेमस फॉर सैफरन कल्टीवेशन।
इंडिया में जो आपका बारामूला वाला एरिया है ये सारा बहुत फेमस है फॉर केसर की खेती, तो सिक्किम तो बहुत दूर है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। करेवा आर थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल्स एम्बेडेड विद मोरेन्स। जो भी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, अपने साथ जो भी वो चीजें लेकर आ रहे हैं, जब वो किसी जगह पर डिपॉजिट कर देते हैं उनको हम कहते हैं मोरेन्स, और धीरे धीरे इट कन्वर्ट्स इनटू सॉइल और फिर वहां पर खेती जो है वो पॉसिबल हो पाती है। इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट दीज आर द थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल मोरेन। बट स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन बी। Next, which of the following characteristics are correct about waves? Wind causes waves to travel in the ocean. सही बात है, विंड चलती है तो वेव बनती है उससे। The actual motion of water beneath the wave is not circular. देखो beneath the wave जो है वाटर का मोशन is circular because of difference in speed of water wave. तो this statement is wrong. Steep waves are not fairly young ones and are probably formed by local winds. Steep waves का मतलब ही ये होता है कि बहुत ही ज्यादा उनकी हाइट है, यंग स्टेज पर है वो भी, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। The highest and lowest point of a wave are called the crest and trough respectively. ये ठीक बात है, जो भी ये वेव बन रही है this is called crest, this is called trough. तो ऑप्शन 1 and 4, स्टेटमेंट 1 and 4 are the correct statements. तो ऑप्शन डी is the answer. तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ओशनोग्राफी से भी बन रहे हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया पूछे हैं, ये हम कॉपन्स क्लासिफिकेशंस में करेंगे कि जो कॉपन जो एक पर्सन है जिन्होंने क्लाइमेट की क्लासिफिकेशंस के लिए डिफरेंट जो वर्ड्स हैं वो दिए थे, तो उसको डिटेल में हम करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि जो बी वर्ड है उसका मतलब क्या है, डी मतलब का क्या है, ए का या एम जो है इनके क्या मीनिंग है। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ कॉपन्स क्लासिफिकेशन। अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर है आपका सी, ए का 3 एक्सट्रीम राजस्थान वेस्टर्न, डीएफसी जो है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, जहां पर एम आगे मैरीटाइम का मतलब जहां पर काफी ज्यादा बारिश होती है मैरीटाइम, तो अगेन दिस इज वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया का साउथ का गोवा, मतलब इंडिया में गोवा का साउथ। एंड लास्ट एएस इज बेसिकली कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, कि यहाँ पर बारिश भी ठीक होती है और कोस्टल सिटीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये ए बी सी डी और ये एम एफ का क्या मतलब है ये हम देखते रहेंगे इसमें साथ साथ। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लेटराइट सॉइल। पहले ब्लैक सॉइल पे क्वेश्चन था, अब आए लेटराइट सॉइल पे, तो सॉइल के टॉपिक में से क्वेश्चन मतलब आ रहे हैं। फर्स्ट, these soils develop in the areas with high temperature and low rainfall. नहीं, ये सॉइल्स हाई टेम्परेचर प्लस हाई रेनफॉल वाले एरियाज में मिलती हैं आपको, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दीज सॉइल्स आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम। जिस एरिया में बहुत हाई रेनफॉल है और बहुत हाई टेम्परेचर है तो वहां पर लीचिंग का जो फिनोमिना है सॉइल में, इरोजन का जो फिनोमिना है सॉइल में, वो सब होता रहता है, इसीलिए दैट सॉइल इज पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फेट और ऑर्गेनिक मैटर्स। So this option is also wrong. These soils are widely cut as bricks for use in house construction. ये बात सही है, इनका नाम ही जो लेटराइट है इसका मतलब ब्रिक लाइक होता है, तो जब ये पानी की कमी होती है यहाँ पर तो इतनी ज्यादा हार्ड हो जाती है कि इनको हम ब्रिक्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है, these soils have mainly developed in the higher areas of peninsular plateaus. तो जब हम देखेंगे कि अलूवियल सॉइल कहाँ कहाँ मिलती है, ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ मिलती है, तो वहां पर हम ये देखेंगे कि पेनिनसुलर प्लेटू के जो हायर एरियाज हैं वहां पर यू विल फाइंड लेटराइट सॉइल। तो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। तो स्टेटमेंट 3 and 4 आर करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, हमें सेंसस ऑफ इंडिया दिया हुआ है, हम लोगों से पूछा है कि इनको आपने अरेंज करना है विद द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। हमें पता है द्रविडियन स्टेट्स आर बेसिकली आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला वाला एरिया। तो अगर हम द्रविडियन देखें तो दैट इज ऑप्शन नंबर 1, तो जो बी का ऑप्शन नंबर 1 है जिससे आपके तीनों ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपको सिर्फ ये भी पता है कि द्रविडियन स्टेट्स कौन कौन से हैं तब भी आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। तो कई बार क्वेश्चंस में इस तरीके से आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने ध्यान रखना है, ट्राइब वाले चैप्टर में हम करेंगे कि द्रविडियन, इंडो ऑस्ट्रियल, मेडिटेरेनियन जो रीजन्स हैं हमारे यहाँ पर जो ट्राइब मिलती है वो उनकी फीचर्स क्या होते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड्स के फीचर्स क्या है, मोंगलोइड्स के फीचर्स क्या है, तो उसको हम डिटेल में कवर करेंगे, बट इसका आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पूछा है आपसे कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा उस क्रॉप को प्रोड्यूस करता है। जवार इज प्रोड्यूस्ड बाय महाराष्ट्र, बाजरा इज प्रोड्यूस्ड बाय राजस्थान, राइस इज प्रोड्यूस्ड बाय वेस्ट बंगाल एंड ग्राम इज प्रोड्यूस्ड बाय मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन बी इज द आंसर।
तो जब हम क्रॉप करेंगे तो अगेन रबी खरीफ के साथ साथ कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा क्रॉप्स ये उगती हैं उनको भी हम कवर करेंगे। वैसे भी मिलेट्स के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस अभी हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं, तो करंट में भी आ सकता है और ज्योग्राफी से रिलेट करके भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंडियन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज। सेंसस 2011 भी हम डिटेल में करेंगे, जहां पर आपको हम बताएंगे कि कौन से स्टेट में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है, सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं एब्सोल्यूट नंबर पर और एरिया वाइज भी। तो वो सारी जो चीजें हैं ये आपने करनी है। इसका आंसर है आपका उत्तर प्रदेश सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन को कंस्टिट्यूट करता है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार एंड देन वेस्ट बंगाल। तो ये जो स्टेट्स है ना ये बिल्कुल आसपास वाले स्टेट्स हैं, मतलब पॉपुलेशन वाइज। लेकिन अगर आपको एक चार्ट हम देंगे तो आपको पता होगा कि हाँ उत्तर प्रदेश सबसे पहले देखा था मैंने, है ना, तो उस हिसाब से हम उसको पढ़ेंगे। बट ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, हम लोगों को डिफरेंट डैम्स को मैच करना है विद द रिस्पेक्टिव रिवर्स। सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर फेमस है बहुत ज्यादा, मेतूर डैम, हीराकुंड डैम, महानदी, गांधी सागर डैम, चंबल, मेतूर डैम इज ऑन कावेरी। तो जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, चाहे वो चंबल रिवर पर हैं, चाहे वो आपकी गांधी सागर डैम है, चाहे वो आपका कोई भी कृष्णा राजा सागर डैम है, नागार्जुन सागर डैम है, तो ये डैम जो मेजरली फेमस हैं और वो कौन से रिवर के ऊपर हैं वो हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया कि आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, आपको देखना है कि आसाम को हम और भी किस नाम से जानते हैं। जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन किया था दी फाल्कन कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वैसे ही एक क्वेश्चन और भी आया है यहाँ पर। इसका मतलब डिफरेंट स्टेट्स की क्या क्लासिफिकेशंस है, क्या उनकी सिग्निफिकेंस है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऑप्शन अगर हम देखें आसाम को हम क्या कहते हैं और मेघालय क्या कहते हैं, उत्तराखंड क्या कहते हैं, केरला क्या कहते हैं, ये हमें देखना है। वुड्स ऑन कंट्री इज नोन एज केरला, तो फोर्थ का अगर सी है तो आपके दो ऑप्शन तो ये चले गए। वन, अगर हम देखें आसाम इज नोन एज द लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स भी काफी फेमस है वहां पर। मेघालय इज अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, ABOD इकट्ठा है ये, जहां पर मैक्सिमम क्लाउड्स होते हैं, मैक्सिमम बारिश ही वहां पर होती है। चेरापूंजी, मौसिनराम है ही आपके मेघालय वाले एरिया में। उत्तराखंड इज नोन एज द लैंड ऑफ गॉड्स, देवभूमि। तो अगर आपको सी का डी भी पता है, मतलब थर्ड का ऑप्शन डी भी है, तो भी आपके तीन ऑप्शन खत्म हो रहे हैं ये वाले। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। तो डिफरेंट स्टेट्स की स्पेसिफिकेशन सिग्निफिकेंस हमें करनी है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, देखना है कि स्टेटमेंट 2 जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट की जस्टिफिकेशन है या नहीं है। फर्स्ट, द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लैनेटरी विंड्स इज कॉल्ड जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक बात है, हेडले सेल, फेरल सेल, आपका पोलर सेल, ये जनरल सर्कुलेशन ऑफ विंड है। नेक्स्ट, द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर सेट्स इन मोशन द ओशन वाटर सर्कुलेशन व्हिच इन्फ्लुएंसेस द अर्थ्स क्लाइमेट। देखो, जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर है, इसके साथ साथ जो ओशन की सर्कुलेशन है वो ओशन करंट से भी डिसाइड होती है। एंड ओशन करंट्स आर बेसिकली दोज फ्लो ऑफ वाटर जो कि होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ ओशन वाटर। डिफरेंस इन डेंसिटीज, डिफरेंस इन सैलिनिटीज, हम दोनों की बात कर सकते हैं। तो जो जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर तो वैसे भी हवा में आपकी, मतलब एटमॉस्फेयर में हवा चल रही है, ओशन आपका सरफेस पर है, तो ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है इसके अर्थ के क्लाइमेट को ही इन्फ्लुएंस करता है। बट एटमॉस्फेयर की जो हवा है वैसे घूमती है, तो हेडले सेल की हम बात करते हैं तो सरफेस से लेकर वो इस तरीके से पूरा सेल बनाती है। बट यस, इट डज नॉट डिसाइड द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ विंड्स। तो जो स्टेटमेंट 1 की जस्टिफिकेशन है वो स्टेटमेंट 2 नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं हमारी, लेकिन स्टेटमेंट 2 डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन टू स्टेटमेंट 1। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, which of the following statements are correct about the movement of Indian plate? First, the Indian plate includes peninsular India and the Australian continental portions. ठीक बात है, हम जब हिमालयाज की फॉर्मेशन करेंगे तो हम देखेंगे बेसिकली डिफरेंट जो प्लेट्स हैं वो कहाँ कहाँ तक लाई करती है। इंडियन प्लेट जो है, इंडियन प्लेट प्लस हल्का सा इंडियन ओशन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये पूरा का एक प्लेट है, पूरी की पूरी है। तो इसको हम डिटेल में करेंगे। तो ऑप्शन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। The subduction zone along the Himalayas forms the southern plate boundary in the form of continent-continent convergence. देखो, जहां पर भी दो कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में मिलती हैं वहां पर देयर इज नो सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन होता है वहां पर जहां पर कोई एक प्लेट सबडक्ट कर जाती है विद इन वन प्लेट। तो यहाँ पर दोनों ही प्लेट्स लाइटर हैं और इसीलिए कोई भी प्लेट किसी प्लेट के नीचे नहीं जा रही है।
subduction zone is not present in Himalayas in the continental convergence. So this option is wrong. In the east it extends through Arakan Yoma mountains, म्यांमार में है ये, towards the island arc along the Java Trench. हम अंडमान निकोबार को भी कहते हैं that these are the extension of Himalayas. तो ये भी जावा ट्रेंच तक जाते हैं. The western margin follows किरथार माउंटेन ऑफ पाकिस्तान. ठीक बात है, पूरा का पूरा ही किरथार से लेकर हिमालयाज फिर आपका अराकन यूमा, ये पूरा ऐसे शेप बनती है. तो ऑप्शन इज 1, 3 and 4 क्योंकि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर करेक्टली मैच्ड विद देयर ट्रिब्यूटरीज. हम देख रहे थे ना कि रिवर्स के डैम के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज के ऊपर भी क्वेश्चन आता है. अगर हम देखें कृष्णा, गंगा, यमुना, कावेरी, ये बहुत ही मेजर रिवर्स हैं, तो इनकी ट्रिब्यूटरीज हम लोगों को याद करनी है. अगर हम देखें तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा है. गंगा की यस गोमती, कोसी, गंडक, ये भी सही है. यमुना की केन, बेतवा, चंबल, ये भी सही है. कावेरी की काबिनी है, यस. भीमा कृष्णा की है, भीमा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, हिमावती इज आल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी. तो एक ट्रिब्यूटरी ही गलत दी हुई है. आपको लगा होगा कि तीनों ट्रिब्यूटरीज गलत दी होंगी, लेकिन ओनली वन इज गिवन रॉन्ग. तो ऑप्शन 4 करेक्ट पूछा ना हम लोगों से, तो 1, 2 and 3, तो ऑप्शन ए इज द आंसर. तो इस तरीके से इस लेवल तक के क्वेश्चंस हम लोगों को प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इस बार पोस्ट भी कम है और लेवल भी थोड़ा सा अप होने वाला है. चलिए नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन रिवर्स व्हेन अरेंज्ड बाय लेंथ फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट. हम पेनिनसुलर रिवर्स जब करेंगे तो इनकी लेंथ वाइज हम करेंगे कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज गोदावरी, लॉन्गेस्ट रिवर भी गोदावरी. तो यस, गोदावरी फर्स्ट नंबर पर है, देन कृष्णा, देन महानदी और फिर तापी. तो ऑप्शन बी इज द आंसर. चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली देखा कि 19 से लेकर 22 तक के कैसे क्वेश्चंस आए हैं एचसीएस के प्रीलिम्स में. अब अगला पेपर अगर आपने देना है तो आपको एक हल्का सा आइडिया लग गया है कि आपने किस लेवल की तैयारी करनी है. तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो लेवल है वो हल्का सा अप होने वाला है, पोस्ट भी कम है और कंपटीशन भी बहुत सारे अच्छे बच्चों से है हमारा. तो प्रिपरेशन को हम बढ़िया रखेंगे अपनी. कोई भी अगर आपको डाउट हो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तो प्लीज डू कॉन्टैक्ट अस. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.